दोस्तों, इस वक्त की सबसे अहम खबर। इस वक्त जो है पूरे भारत के अंदर खाने पीने के लाले पड़ गए और गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। क्योंकि जब से ईरान की जंग हुई है इसराइल के साथ, और इस वक्त के जब से जो समुद्री रास्ता बंद हुआ है, तो इस हवाले से भारत को सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी गई है। इस वजह से आपको आगे वीडियो में चल के दिखाते हैं कैसे भारतीय मीडिया के एंकर्स अंदर की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि कैसे गैस जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए होती है वो कैसे एकदम शॉर्ट हो गई है और वहाँ पे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर के ज़रिए ही गैस फराहम की जाती है। और इस वक्त की जो मौजूदा जो एशिया की जो सूरत हाल है, इस वजह से भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और उसने अपने ताल्लुकात जो इसराइल के साथ बेहतर किए थे इस जंग में, अब वो भी इस हवाले से उसका भी खमियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है जब से समुद्री रास्ता बंद हुआ है। और इस वक्त सिर्फ 2 टैंकर उसको 2 शिप के जो जहाज़ हैं वो गैस के मिले हैं, जिससे उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही। और बाकी इस वक्त सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी गई है। पीछे से चाइना ने उसकी खाद के लिए जो चीज़ें मुहैया की जाती थी वो भी बंद कर दी है। अब आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ के मीडिया के नुमाइंदे अंदर की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या सूरत-हाल पैदा हो रही है, और लोग इस टाइम वहाँ पे बड़ी बुरी हालत में हैं। और गैस ना होने की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे पैदा हो गया है। इस हवाले से एक पूरी रिपोर्ट बताई गई है और इस वीडियो में आगे चल के आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये थी सूरत हाल जो इंडिया को अब फेस करनी पड़ रही है उसकी अपनी हरकतों की वजह से, जो उसने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़े और इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे किए, और इस जंग में उसको पीछे से पूरी हिमायत फराहम की कि ताकि वो ईरान के अंदर कब्ज़ा कर सके। अब आगे चल के आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि आगे क्या सूरत-हाल पैदा हो गई है। होर्मुज जल डमरू मध्य में जो स्थिति बनी है, तेल और गैस की आवाजाही जिस तरह से रुकी है, उसको लेकर सब लोगों का ध्यान खासतौर पर हिंदुस्तान में एलपीजी क्राइसिस की तरफ है। यानी जो कुकिंग गैस है, खाना बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है, उसकी सप्लाई पर लोगों को चिंता हो रही है कि अगर कुछ समय और युद्ध चला तो देश में भयानक संकट पैदा हो जाएगा और लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं होगी और उन्हें वापस कहीं लकड़ी, कोयले आदि के प्रयोग की तरफ वापस न लौटना पड़ जाए। और उस सूरत में भी बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होगी, क्योंकि ये सब जगह तो उपलब्ध है ही नहीं। तो एलपीजी क्राइसिस निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा संकट है, लेकिन एक और बड़ा संकट है जो आकार ले रहा है और जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है। ये संकट है उर्वरकों का, खाद का संकट, जो कि तेल और गैस के आयात से जुड़ा तरह से प्रभावित हो सकती है, चौपट तक हो सकती है, और उसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, बेशक भारत सरकार जितने दावे करती रहे, लेकिन मोटे तौर पर अभी भी कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी का लगभग 1/3 और उससे भी ज्यादा कृषि क्षेत्र से आता है। और इसलिए अगर वहां कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं तो ये एक भारी संकट देश के लिए तो पैदा ही होगा। ये माना जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में ये संकट पैदा होगा, और ये संकट केवल खेती के नुकसान से नहीं जुड़ा है बल्कि खाद्य संकट से जुड़ा है। दुनिया भर में भूखमरी पैदा हो सकती है, बढ़ सकती है, और हिंदुस्तान में खास तौर पर। इसीलिए ये चिंता अब मोदी सरकार को सताने लगी है। उस समय जब वो कूद कर इजराइल पहुंच गए थे गलबैयां करने नेतन्याहू के साथ, तो उनके दिमाग में शायद अमेरिका को खुश करना, इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट लेना, टेक्नोलॉजी लेना, ये सब रहा होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अगर इजराइल और अमेरिका जंग छेड़ेंगे तो उसके ये जो दूसरे इफेक्ट्स हैं वो भारत को कैसे प्रभावित करेंगे, भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे।
तो अब हालात हमारे सामने हैं। ईरान लगातार युद्ध लड़े जा रहा है और लंबा खींचने में कामयाब हो रहा है। अमेरिका फंसा हुआ है, इजराइल फंसा हुआ है। दोनों को युद्ध से निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ट्रंप को किसी देश की मदद मिल नहीं रही है और वो हमले बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनके पास भी गोला बारूद अब बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। और ईरान अपनी लड़ाई को बड़े ही नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ा रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण है। वहां से जो दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस निर्यात होता है, उसका 97% बंद है। चीन का जरूर वहां से शिप आसानी से आ जा रहे हैं। ईरान ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी छूट दे दी है, तो वो भी उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन भारत बड़ी मुश्किलों में फंसा हुआ है। 1-2 शिप आए हैं जो इधर उधर थे, उसी को लेकर भारत सरकार और उसके समर्थक उछल कूद मचा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ भारत का बहुत भला होने नहीं जा रहा है। इसीलिए मोदी सरकार को चीन की शरण में जाना पड़ा है। चीन से गुजारिश करनी पड़ी है कि भाई हमें आप उर्वरक दो, यूरिया दो, ताकि हम अपनी खेती को चलाएं। हम हमारे जो उर्वरक संयंत्र हैं, जो फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, वो चलते रहें और उनसे हमारे देशवासियों को खाद मिलती रहे। जो खरीफ की फसल है उसके लिए अब 2-3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं रह गया है। और हम जानते हैं कि पिछले साल भी किस तरह से यूरिया का, उर्वरकों का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था, क्योंकि मोदी सरकार ने चीन से पंगा ले लिया था और चीन ने सप्लाई रोक दी थी। उसके बाद किसी तरह से सप्लाई शुरू हुई है। तो इसीलिए शायद मोदी सरकार ने चीन को खुश करने के लिहाज से ही जो पड़ोसी देशों के पर निवेश के डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो रोक लगाई थी, उसमें ढिलाई दी है ताकि चीन खुश हो जाए, चीन हमारे यहाँ निवेश कर सके। तो ये उसे उल्टा अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं और अब एक बार फिर उसे चीन की शरण में जाना पड़ा है। लेकिन चीन अपने को दांव पे लगाकर तो ये नहीं करेगा, अपने किसानों का भविष्य दांव पर तो लगा के नहीं करेगा। आखिरकार उसके यहाँ भी 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं और खेती उसकी भी काफी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो वो तो पहले अपना हाल देखेगा, अपनी परिस्थितियों को देखेगा, उसके बाद ही आगे का निर्णय लेगा। और उसने निर्णय ले लिया है। उसने NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर ब्लेंड है, उसके निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और फास्फेट का निलंबन तो अगस्त तक बढ़ा दिया है। अब भारत ने उससे मदद की मांग की और चीन ने उस पर लॉकडाउन लगा दिया। चीन पे गुस्सा आ सकता है, आपको, हमको भी आ सकता है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हो तो कोई भी देश क्या करेगा, उसकी प्राथमिकता क्या होगी, उसे तय करना पड़ेगा कि पहले मैं अपने देश की जरूरतों को पूरा करूं या फिर किसी दूसरे देश की मदद के लिए जाऊं। भारत में भी अगर यह स्थिति होती, भारत भी पहले अपने किसानों की आपूर्ति करने की कोशिश करता, उसके बाद अगर उसके पास अतिरिक्त होता तब वो दूसरे देशों की मदद के लिए आगे जाता। तो यही हो रहा है। उसने फिलहाल कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया, लॉकडाउन कर दिया है और इससे एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। दरअसल चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना में 725 मिलियन टन अनाज का लक्ष्य रखा है और अगर वो वहां से उर्वरक भारत की तरफ मोड़ देगा तो ये लक्ष्य हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में जब ये संकट पैदा हुआ था तब भी चीन ने ठीक यही किया था। चीन हमेशा यही करेगा और हर वो सरकार जिसके पास स्टोरेज है, भंडारण की क्षमता है, वो यही करेगी कि जब भी कोई क्राइसिस होगी तो अपने भंडार का उपयोग देश के लिए करेगी, बाद में दुनिया के लिए वो करेगी। तो चीन की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है।
भारत में अभी 17.7 मिलियन टन उर्वरक का भंडार है, जो पिछले साल के मुकाबले 36.5% अधिक है।